जबरदस्ती एंगेजमेंट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आध्या जो अपनी कोहनी को सहला रही थी, वो देव की आवाज़ सुनकर डरसी गई और अपनी नज़र ऊपर करके देव की आंखों में देखने लगी। वही देव आध्या को कुछ पल देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें छोटी कली। वही आध्या अपने होश में आए और फर्श पर से उठकर देव की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं नहीं आना चाहती थी पर। उद्धरण चिन्ह। आध्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि देव ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम मेरी सिर्फ सभी के सामने बाहर ही गर्लफ्रेंड हो आन्या, क्या तुम भूल गई या सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी हो? उद्धरण चिन्ह। आध्या ये सुनकर शौक थी, बाहरी गर्लफ्रेंड मतलब क्या था देव का? आध्या इससे ज्यादा कुछ और सोच पाती इससे पहले देव ने कहना शुरू किया, वैसे मैं कैसे भूल गया कि तुम बिकाऊ हो। वैसे तुम्हें मेरी मॉम ने 10 लाख रुपए मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए दिए थे, लेकिन तुम मेरी मॉम को पसंद आने लगी हो। फिर मैं तुम्हें आज पूरी मीडिया वालों के सामने रिंग पहनाऊंगा और कुछ दिन बाद मैं तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हें इसके बदले और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। आध्या तो जैसे ये बात सुनकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि देव ये क्या बोल रहा है। 10 लाख मतलब आन्या ने 10 लाख लिए, वो भी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए? ये क्या है? आध्या के दिमाग में ख्याल आने लगे थे और वो ये सब सोचकर इससे ज्यादा सोच नहीं पा रही थी कि क्या सच में उसकी बहन देव की नकली गर्लफ्रेंड थी। आध्या जो कि अपने ख्यालों में गुम थी, वो देव की बात सुनकर अपने ख्याल से बाहर आई। देव ने अपनी वॉच की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ आओ, अब मुझे तुम्हें सबके सामने अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार करना है और तुम्हें सबके सामने एक अंगूठी पहननी है, ताकि सभी को ये यकीन हो जाए कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि रियल में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आध्या देव की बात सुनकर हड़बड़ासी गई और जल्दबाजी में देव को जवाब देने लगी, नहीं नहीं, मैं आपसे ना ही सागाई कर सकती हूँ और ना ही सभी सामने आ सकती हूँ और शादी तो हरगिज़ नहीं कर सकती। इतना बोलकर आध्या वहां से जाने लगी, लेकिन बातें करते वक्त देव उसके काफी करीब आ गया था और उसने आध्या का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। देव आध्या को अब जाने कैसे दे सकता था, उसके हाथ इतना अच्छा मौका जो था वो कैसे गवा सकता था। देव ने गुस्से से अपने दांत भींचकर कहा, तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं है, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सांसों पर मेरा हक है, समझी? और क्या तुम भूल गई, तुमने मेरी मॉम से 10 लाख लिए है, यानी तुमने मुझे खुद को बेचा है, तो मुझसे ना कहने की गलती तो गलती से भी मत करना। आध्या ये बात सुनकर सुन पड़ गई, उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहन को इतने पैसे की जरूरत कैसे पड़ी और उसने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। पर क्यों? उसने मुझसे झूठ बोला था। हे भगवान, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? आध्या को डर का खौफ सताने लगा था। खौफ होता भी क्यों ना, आखिर देव की बात थी ही कुछ ऐसी और वो यहाँ से जाने के बारे में सोचने लगी। और देव आध्या के हर भाव देख रहा था और उसने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए इस बार कहा, मेरे साथ पार्टी में आने के लिए तैयार रहो। उद्धरण चिन्ह। आध्या ये सुनकर अपने आप को देव से छुड़ाते हुए कहने लगी, नहीं मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आन्या नहीं, मैं उसकी जुड़वा बहन आध्या हूँ और मुझे नहीं पता कि आपके और मेरी बहन के बीच क्या डील है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। देव यही तो चाहता था कि आध्या खुद कबूल कर कि वो आन्या नहीं बल्कि आध्या है। देव अपने प्लान में सक्सेस हो चुका था और फिर उसके चेहरे पर तीखी मुस्कान आ जाती है। आती भी क्यों नहीं, वो यही तो आध्या के मुंह से उगलवाना चाहता था ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। देव ने अपने चेहरे के भाव ऐसे बनाए जैसे कि उससे आध्या के कहने पर यह पता चला हो कि वो आध्या है। देव की भौहें तनसी गई और अपनी कठोर आवाज में उसने सुनाया, ओह तो तुम दोनों बहनें ये मिलकर काम करती हो सबसे पैसे हड़पने का। उद्धरण चिन्ह। आध्या को देव की बात सुनकर रोना आ रहा था। देव इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकता था, वो भी इतने गलत। आध्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सुबकते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने आपसे पैसे क्यों लिए, पर मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए प्लीज। देव आध्या को और मजबूती से जकड़ लेता गके और आध्या के पीछे से बाल पकड़कर अपने चेहरे के पास अपना चेहरा ले आकर बोला, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता, समझी? और हाँ, अगर तुमने सभी के सामने अपना मुंह खोला कुछ भी बोलने के लिए तो उसकी कीमत तुम्हारे पापा की छोटी फैक्ट्री कंपनी को चुकानी पड़ेगी, समझी? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर देव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कमरे से बाहर ले जाने लगा। वही आध्या रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन देव को तो जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये सुनकर देव एक पल के लिए रुक गया और आध्या की तरफ देखकर बोला, अगर तुमने पार्टी में अपने नाटक दिखाए ना तो उसका नुकसान तुम्हारे पापा को भरना होगा, तो अपना ये रोना धोना बंद करो, समझी? नहीं, आप ये नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आध्या रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन देव अपनी मनमानी पर उतर आया था। आखिर जो चाहता था हो रहा था, तो फिर कैसे वो आध्या की बात मान लेता? आखिर आध्या तो उसकी सबसे बड़ी डील का हिस्सा थी और डील से बड़ा उसका एक लक्ष्य पाने का रास्ता। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में देव के आते ही सभी की नज़रें देव पर थी। वही देव शांत था और सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके बगल में थी आध्या। देव ने आध्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और इस वक्त आध्या शांत नजर आ रही थी। कोई भी उससे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले देव के सामने अपने आंसू बहा रही थी और अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रही थी।
आध्या शांत इसलिए थी क्यों जब आध्या देव को अपने आप को आज़ाद करने के बारे में बोल रही थी तो देव ने गुस्से में आकर अपना फ़ोन लिया था और किसी को फ़ोन करके आध्या के पापा की छोटी कंपनी को अपने हिस्से में लेने की बात कही थी और सामने वाले ने देव को सिर्फ 5 मिनट रुकने के लिए कहा। ये सुनकर आध्या देव से माफ़ी मांगने लगी थी और ये न करने के लिए कहती है। वही देव ने ये न करने के लिए उससे सिर्फ इतना कहा कि अगर वो पार्टी में शांत रही और उससे सगाई करेगी तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देव आध्या को लेकर स्टेज पर आया और कुछ पल वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी की तरफ देखने लगा। फिर उसने माइक लेकर अपनी एरोगेंट आवाज़ में कहा, मैं अपने 26 बर्थडे पार्टी में एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सारे मीडिया वाले उसकी ये बात सुनकर क्यूरियस हो गए और अपने कैमरे देव और आध्या पर टिकाए हुए थे। वही देव थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैंने आप सभी कैब सिर्फ अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड करने ये लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने आप सभी को यहाँ एक और वजह से बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर देव आध्या को आगे करता है और फिर बोला, मेरी मिस आध्या के साथ आज एंगेजमेंट है। इतना बोलकर देव आध्या की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ देखकर ही कहने लगा, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी भी होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर देव ने एक नज़र वहां खड़े अपने छोटे भाई रोहित की तरफ देखा जो कि वहां खड़ा था और रोहित देव के पास आकर उसके हाथ में रिंग देता है और देव रिंग को देखकर मुस्कुराया और अपने घुटनों के बल बैठकर आध्या का हाथ जबरदस्ती पकड़कर रिंग पहनाई। और आध्या तो ये सब सुनकर ही अपने होश में नहीं थी और वही जानती थी कि उसने अपने आप को रोने से कैसे रोक रखा था। और देव की फैमिली काफ़ी हैरान थी क्योंकि सभी को यही पता था कि आन्या देव की गर्लफ्रेंड है। सौम्या और देव की माँ उर्मिला सभी से काफ़ी हैरान से रह गए थे। वही देव की चाची यानी सौम्या की मां अनिता हैरानी जाहिर करते हुए उर्मिला से बोली, देव की तो गर्लफ्रेंड आन्या है ना, फिर देव आन्या का नाम आध्या क्यों कह रहा है। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला जानती थी कि आन्या की जुड़वा बहन आध्या है, इसलिए उसने अनिता को जवाब दिया, ये आन्या की बहन आध्या है। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह न्यूज़पेपर में टीवी में न्यूज़ का तहलका मचा हुआ था कि देव ओबरॉय की बर्थडे पार्टी में देव ओबरॉय ने एंगेजमेंट कर ली है और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ये न्यूज़ हर जगह पर फैल गई थी। वही आध्या के घर। आध्या अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। आध्या के कपड़े कल रात को पार्टी में पहने हुए थे, वही थे। आध्या के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो उदास है। कहीं आन्या बेड पर एक सुकून की नींद सोई हुई थी। आध्या को कल रात की बातें याद करके रोना आ रहा था, लेकिन उसके आंसू सूख चुके थे। उसका दिल भारी हो चुका था। कल रात की सारी बातें याद करते होता भी क्यों ना, आखिर पार्टी में हुआ वो कुछ आम नहीं था। आध्या अपनी फैमिली के बारे में सोचकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए खुद से बोली, अगर मेरी फैमिली को इस बारे में पता चला तो वो मुझे क्या समझेंगे। वही आध्या के घर के छोटे लिविंग रूम में आध्या का बड़ा भाई समीर टीवी ऑन करता है। जैसे ही वो टीवी ऑन करता है वैसे ही शॉक हो गया क्योंकि उसकी बहन एक मशहूर देव ओबरॉय की मंगेतर यही न्यूज आ रही थी। वही सोफे पर आध्या के पापा अनुपम जी भी बैठे थे और उनकी भी नज़रें टीवी पर थी। और आध्या की माँ शोभना, आध्या की नानी, पूरी फैमिली सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। और अनुपम जी शुक्ला ये खबर सुनकर अपनी चाय का कप टेबल पर रखकर खड़े हुए और गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाए, आध्या। उद्धरण चिन्ह। आध्या अपने पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो घबराने लगी। उसे अंदाजा हो गया कि शायद उसकी फैमिली को पता चल गया। वही आन्या काफ़ी गहरी नींद में सोई थी, लेकिन अपने पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। आध्या अपने लड़खड़ाते हुए कदम से अपने कमरे से बाहर आए और सीढ़ियाँ उतरकर अपने पापा के सामने आकर खड़ी हो गई। आध्या डरते हुए अपने पापा से बोली, क्या हुआ पापा। अनुपम जी आध्या से कुछ कहने वाले थे, इतने में आध्या की मां शोभना जी ने आध्या के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसे आध्या लड़खड़ा सी गई पर उसने खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। और शोभना जी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं है ये हरकत करके, अपनी फैमिली को बिना बताए तुमने सगाई करी। उद्धरण चिन्ह। आध्या की मां ने आध्या के कपड़े देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये कल रात की ही बात है। आध्या की आंखों में आंसू लगातार गिरने लगे। वो अपनी मां को कहती भी क्या, क्योंकि सच तो सामने टीवी पर चल रहा था। आध्या की मां आध्या को दूसरा थप्पड़ मारती उससे पहले अपनुम जी बीच में आए और कहने लगे, आध्या को पहले बोलने दो, असल में ये सब हो क्या रहा है। समीर बीच में टोकते हुए कहने लगता है, मम्मा ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो देव ओबरॉय है जिससे हर कोई कनेक्ट होना चाहता है। ये बिजनेस की दुनिया में टॉप 10 में है। उद्धरण चिन्ह। समीर अपनी फैमिली को देव के बारे में कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ इससे ज़्यादा बोल पाता इससे पहले ही घर की डोर बेल बजने लगी। समीर जने घर का दरवाज़ा खोला, वैसे ही कुछ लोग हाथों में बड़ी थाली में गहने, तोहफे, कुछ फ्रूट और कपड़े और सामान घर के अंदर लाने लगते हैं। और आध्या की पूरी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उतने में देव की माँ उर्मिला घर के अंदर आए। उर्मिला पहले अपने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहती है, माफ़ कीजिएगा, हम बिना बताए यहाँ आए। वही नानी ने आगे आते हुए कहा, आए ना बैठिए। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली लिविंग रूम में बैठ गई और नानी शोभना जी की तरफ देखकर बोली, शोभना पानी लेकर आओ। शोभना जी पानी लेने चली गई। और वही उर्मिला जी के साथ देव और देव के कुछ फैमिली मेंबर भी आए थे। अनिता जी का बड़ा बेटा नोमान भी आया था और देव की छोटी बहन साइनी भी आई थी। वही शोभना जी के पीछे पीछे नानी भी किचन में आती है।
और शोभना जी नानी से कहने लगी, माँ आप क्या कर रही थी बाहर, उन सभी को क्यों बैठने के लिए बोला आपने? उद्धरण चिन्ह। नानी ये सुनकर शोभना जी से बोली, मुझे लगता है ये आध्या का रिश्ता कराने के लिए आए हैं, अगर ये रिश्ता करने के लिए आए हैं तो हम हाँ कह देंगे। उद्धरण चिन्ह। वही अनुपम जी किचन में आ रहे थे, उन्होंने ये बात सुन ली और वो किचन में आकर नानी से कहने लगे, ये आप क्या कह रही है, हम इन्हें जानते भी नहीं और रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दे? नानी ने कहा, आध्या सभी को जानती होगी तभी तो कल वो सगाई करके आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शोभना जी उदास होकर बोली, आध्या को सगाई नहीं करनी चाहिए थी, वो भी हमें बिना बताएं तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नानी समझाने लगी, अब जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, वैसे भी आध्या सगाई करके आए हैं, वो बात हर जगह पर फैल गई है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर ये रिश्ते के लिए आए हैं तो हम मना न करेंगे। वैसे तो शोभना जी और अनुपम जी ये बात सुनकर इतनी जल्दी तैयार ना होना चाहते थे, पर वो ये भी सोच रहे थे कि आध्या की खुशी इसमें ही होगी, और शोभना जी ने उदासी से कहा, पर आध्या को ये करने से पहले हमें कहना चाहिए था। नानी ने समझाया, हो सकता है उसे लगा हो हम उसकी पसंद के लड़के से शादी न कराए, इसलिए उसने ये कदम भरा हो। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद नानी की बात सच निकली थी, उर्मिला आध्या और देव की शादी की बात करने आई थी। सब शादी की बात करने में लगे थे और आध्या को पूछे बिना ही अनुपम जी ने शादी करने के लिए हामी भर दी और 15 दिनों में शादी तय की जाती है। हालांकि आध्या की फैमिली इस बात से खुश नहीं थी, होती भी कैसे शादी ऐसे हालातों में जो हो रही थी, लेकिन हर जगह इस बात की खबर लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने यही फैसला किया था। और ये बात जब आध्या को पता चलती है तो वो अपने कमरे में वो रोने लगी और आन्या की तरफ देखकर उस पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उद्धरण चिन्ह। आन्या खामोशी से अपनी बहन की बात सुन लेती है पर कोई जवाब नहीं देती।